हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने संस्कृत के पिछले कई सालों में जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं प्रश्न, तो उनका इकट्ठा करके उन्हें संकलित करके यहाँ पे हम ऐसे प्रश्नों को लाए हुए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में ज़्यादा वीडियो आपको संस्कृत के नहीं मिल पाते हैं, ज़्यादा चैनल इसके नहीं बने हुए हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको जहाँ से भी मिले आप इकट्ठा करिए प्रश्नों को, अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिल सके। हमारी यही कोशिश है कि अच्छे से हम इसे व्याख्या करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बात और है कि काफ़ी मेहनत करके इन वीडियो को हम बनाते हैं, तो कृपया करके अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों के पास भी ये प्रश्न पहुंच सके। तो चलिए, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? अब यहाँ पे ये सूक्ति देख लेते हैं। एस क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, स्वप्नवासो दत्तम है कि मृच्छकटिकम है कि रत्नावली है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वप्नवासो दत्तम। सेकंड वाला यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? मृच्छकटिकम का नायक कौन है? तो मृच्छकटिकम का नायक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। सकार, दुर्योधन, संवाहक, चारुदत्त। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, चारुदत्त। जैसा कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मृच्छकटिकम इसे आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि मृच्छकटिकम नायक का जो नायक है वो चारुदत्त है। चारुदत्त पर आश्रित है मृच्छकटिकम नाटक। पर इसकी रचना किसने की? एक क्वेश्चन बनता है, मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? तो वो किया है शूद्रक ने। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। और यह जो चारुदत्त है वो मृच्छकटिकम में जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से वो सार्थवाहक है। यानी सार्थवाह शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये मिलता है कि सार्थवाह क्या है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्थवाह क्या है, तो वह वैश्य शब्द से लिया गया है। सार्थवाह का पर्याय क्या हो जाएगा? वैश्य हो जाएगा। वह एक वैश्य है, ठीक है। मृच्छकटिकम नाटक की जो नायिका है वो कौन है? तो वो वसंत सेना है। मृच्छकटिकम नाटक की नायिका कौन है? वसंत सेना है, जो उज्जैनी की विख्यात गणिका है। कहाँ की है वो उज्जैनी की है। और वो क्या है? वो गणिका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उद्योत में, सर्ग में, अंक में, उच्छ्वास में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अंक में। मृच्छकटिकम अंक में बटा हुआ है। और इस नाटक में कितने अंक हैं? ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि इस नाटक में कितने अंक हैं। तो इस नाटक में 10 अंक है, ठीक। और यह नाटक किसके द्वारा रचित है? तो शूद्रक द्वारा रचित है। यह संस्कृत साहित्य का एक अद्भुत नाटक है। यह संस्कृत साहित्य की अद्भुत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपारितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलोदपि शिक्षितान आत्मानन्य प्रत्यम चेतनम। यह श्लोक किस काव्य का है? पूछा गया है कि यह श्लोक किस काव्य से लिया गया है। 4 ऑप्शन है। उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम। तो चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही हो जाएगा? किससे लिया गया है यह श्लोक? तो यह श्लोक लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के
प्रथम सर्ग के प्रथम अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम में पहले तो ये जान लीजिए कि क्या है, अंक है, ठीक है, अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और यह प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक है, ठीक है, यह प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। और आगे ये बता दें आपको कि इसे सूत्रधार ने नटी से कहा है। ये जो श्लोक है उसे सूत्रधार ने नटी से कहा है कि क्या कहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अपने अभिनव कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त होता है। यह कौन कह रहा है? यह सूत्रधार कह रहा है। और किससे कह रहा है? नटी से कह रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामी सताम पश्यति। यह सूक्ति किसकी है? तो दुष्यंत की है कि कर्ण की है कि शकुंतला के द्वारा कही गई है कि दुर्वासा के द्वारा कही गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत द्वारा। यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह सूक्ति किससे ली गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। और यह सूक्ति ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये सूक्ति है वह किस अंक से लिया गया है, किस श्लोक से लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे बता दें आपको कि ये द्वितीय अंक से लिया गया है और ये श्लोक नंबर 2 में है। ठीक, और यह राजा दुष्यंत, यहाँ पे राजा दुष्यंत कहते हैं कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। सूक्ति का अर्थ है कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रमो वर्षीय है, क्या है ये चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है कि त्रोटक है? तो विक्रमोर्वशीय क्या है? ये है नाटक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। विक्रमोर्वशीय नाटक है, यह नाटक के अंतर्गत आता है। यह विक्रमोर्वशीयम यह किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कालिदास जी के द्वारा रचित है। और यह कुल कितने अंक का है? अच्छा, ये भी आप जान लीजिए कि विक्रमोर्वशीयम में भी अंक है, सर्ग नहीं है, अंक है। ठीक, और यह कितने अंकों का है? तो यह 5 अंकों का नाटक है। और इसमें यह त्रोटक नामक उपरूपक से लिया गया है। ठीक, इसमें राजा पुरूरवा, जो पुरूरवा है वो उर्वशी नाम की, और राजा पुरूरवा और जो उर्वशी नाम की अप्सरा है उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? विक्रमोर्वशीयम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? यहाँ पे पूछ रहा है मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य है कि चंपू काव्य है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, खंड काव्य। मेघदूतम खंड काव्य है। और मेघदूतम खंड काव्य और गीत काव्य दोनों हैं। यहाँ पे खाली खंड काव्य दिया गया है, आपके गीत काव्य नहीं दिया गया है। ठीक, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि खंड काव्य और गीत काव्य तो उसमें आपको टिक लगाना है। और कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है कि मेघदूतम क्या है? खंड काव्य है, खंड काव्य और गीत काव्य है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेघदूतम खंड काव्य और गीत काव्य दोनों हैं। मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और यह खंड काव्य और गीत काव्य का एक प्रमाण है, बहुत अच्छी रचना है ये। इसमें कुल कितने पद्य है? ये भी एक क्वेश्चन दिया जाया है, इसमें कुल कितने पद्य है? तो इसमें कुल 115 पद्य हैं। यह पद्य में बना है और ये 115 पद्य है इसके अंतर्गत। और यह 2 भागों में विभक्त है। इसके भाग भी कई बार पूछे गए हैं कि कितने भागों में मेघदूत विभक्त है? तो ये 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। ठीक है, एक उत्तर मेघ एक पूर्व मेघ, ये 2 भागों में विभक्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं।
तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारवी होगा कि कालिदास होगा कि माघ होगा कि श्रीहर्ष होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारवी हो जाएगा राइट आंसर। विचित्र मार्ग के प्रवर्तक भारवी हैं और विचित्र मार्ग में अलंकारों की अधिकता है, ठीक है, इसमें अलंकार बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर्षचरितम में उच्छ्वास है। हर्षचरितम में उच्छ्वास है, कितने उच्छ्वास है? 10 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है। तो पहले तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हर्षचरितम में किससे बना है, उच्छ्वासों में किसमें विभक्त है? तो उच्छ्वासों में है कि सर्ग में है कि अंक में है? तो यहाँ पे आपका उच्छ्वास है, हर्षचरितम उच्छ्वास में समाहित किया गया है। और हर्षचरितम महाकवि बाण द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो महाकवि बाण द्वारा रचित है। और कई बार ऐसा भी पूछा गया है, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन देता है, तो वहाँ पे ये पूछा गया है कि हर्षचरितम बाण की कौन से नंबर की रचना है? बाणभट्ट ने तो कई रचनाएं की हैं, तो उसमें कौन से नंबर की भी पूछा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हर्षचरितम महाकवि बाण की प्रथम रचना है। जी हाँ, ये प्रथम रचना है। और हर्षचरितम ऐतिहासिक वृत्ति पर आश्रित रचना है। और हर्षचरितम गद्य काव्य का भेद आख्यायिका है, ठीक है। और इसमें कुल कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं इसमें कुल। और इसके जो प्रथम 2 उच्छ्वास हैं, जो प्रथम के 2 उच्छ्वास हैं, उसमें हर्ष के वंश का वर्णन किया गया है। और जो उसके बाद के 6 उच्छ्वास हैं, जो उसके बाद के 6 उच्छ्वास हैं, उसमें हर्ष के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री मिलने तक का वर्णन मिलता है आपको लास्ट के 6 उच्छ्वास के अंतर्गत। क्या क्या वर्णन है? हर्ष के पूर्वजों का वर्णन है, और हर्ष के जन्म से लेकर उनका राज सिंहासन जब तक मिला है, उन्होंने क्या क्या किया है, उन सब का वर्णन बाद के 6 उच्छ्वासों में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, बृहत कथा से लिया गया है कि महाभारत से लिया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है तो किस प्रकार का नायक है? धीर प्रशांत है, धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीरोदत्त है? तो इस तरह ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, और कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। धीरोदात्त है कि धीरोदत्त है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन की बढ़ जाती है। तो अच्छे से याद रखिए, धीरोदात्त। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, धीरोदात्त, ठीक है। जहाँ जबकि आपको पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत है। और दुष्यंत किस तरह का है? तो धीरोदात्त है। और धीरोदात्त नायक कैसा होता है, क्या होता है धीरोदात्त नायक, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इसका वर्णन किया गया है किसमें? 10 रूपक में। धीरोदात्त नायक का वर्णन 10 रूपक में आपको मिल जाएगा। 10 रूपक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। 10 रूपक में इसका कैसा वर्णन किया गया है ये भी बता दें। धीरोदात्त नायक क्या होता है? पराक्रमी होता है। पराक्रमी होता है, वह अति गंभीर होता है, वह क्षमाशील होता है, अविकत्यम स्थिर प्रकृति का होता है, अहंकार विहीन होता है और दृढ़ निश्चयी होता है। और ये सारे गुण किस में हैं? तो ये सारे गुण दुष्यंत में हैं। इसलिए यह किस प्रकार का नायक हुआ? यह धीरोदात्त नायक हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए तब तक दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए एक बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है। शकुंतला को शाप किसने दिया था? ठीक है, ज्ञान शाकुंतलम में तो ये तो सभी कोई जानते हैं किसने दिया था भाई। 4 ऑप्शन है, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र। अभिज्ञान शाकुंतलम और ये उसकी जो नायिका है शकुंतला, काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और यहाँ पे श्राप की बात है तो यहाँ पे श्राप दिया था दुर्वासा ने शकुंतला को। और इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम में जब दुर्वासा ने श्राप दिया था तो ये वाला जो नाटक है तो ये वाला किस अंक में था जिसमें श्राप दिया गया? कई बार ऐसा पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतला को श्राप दिया गया, ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप दिया गया, तो यह किस अंक में वर्णित है? तो यहाँ पे आप जान लीजिए ये चतुर्थ अंक में वर्णित है। चतुर्थ अंक में वर्णित है। जब दुर्वासा ऋषि को अतिथि रूप में आया हुआ न देखकर जो शकुंतला थी वो अपने ध्यान में मग्न थी और उनको देखी नहीं, तो दुर्वासा ऋषि उस समय क्रोधित हो गए कि ये मुझे देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। तो उन्होंने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि तुम जिसको स्मरण करती हुई मुझको आया हुआ नहीं देख रही हो, इस तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही हो, जाओ बार बार उसे याद दिलाने पर भी वो तुम्हें नहीं याद करेगा। तो ऐसा श्राप दिया था ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को। किस अंक में था ये वर्णन? चतुर्थ अंक में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में है? धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में है? किस अंक में है? तो 4 ऑप्शन है, तृतीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम। तो 4 ऑप्शन में आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, षष्ठ। ये 6ठे अंक में है। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठवें अंक में है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये शब्द धीवर शब्द का क्या अर्थ होगा? धीवर शब्द का अर्थ क्या होगा? मल्लाह। मल्लाह होता है धीवर शब्द का अर्थ। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है तो ये भी बता दें। इसकी उत्पत्ति अमरकोश में हुई है। उसमें पूरा दिया गया है, कै वर्ते दास धीवरो। ठीक है, वहाँ पे ये पूरा शब्द आपको मिल जाएगा। अमरकोश में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कै वर्ते दास धीवरो। नेक्स्ट देख लेते हैं, अविश्रामोऽयं लोकतंत्राधिकारः। अविश्रामोऽयं लोकतंत्राधिकारः इस उक्ति से युक्त नाटक है। इस युक्ति से उक्त नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षसम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है कि मृच्छकटिकम है कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? तो यहाँ पे दिया गया है सूक्ति, देख लेते हैं। अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम अकर्मपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजनम अद्राक्षित। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से हैं? शूद्रक, वैशंपायन, पुंडरीक और चंद्रापीठ। तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? ये पूछ रहा है कि यह अवतरण किसकी विशेषता बता रहा है, कौन सा ऐसा है, मतलब इस प्रकार का कौन सा राजा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। यह शूद्रक के बारे में कहा गया है, अति शुद्ध स्वभाव वाले, कृष्ण चरित वाले। और ये जो शब्द कहा गया है यह राजा शूद्रक के विषय में कहा गया है, दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाण का काल कौन सा है? तो यहाँ पे बाण लिखा हुआ है, बाण का काल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, 6ठी शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, अष्टम शताब्दी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि बाण भट्ट आप
कैसे इसे याद रख सकते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं कि बाणभट्ट किसके समकालीन थे। तो ये सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। बाणभट्ट की जो स्थिति निर्धारित की गई है कि वो कब से कब तक हैं, तो ये बाणभट्ट की स्थिति हर्ष के समय से निर्धारित की गई है, हर्ष के आधार पे ही निर्धारित की गई है। और हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 606 ईस्वी में हुआ था हर्ष का राज्याभिषेक, और उनकी मृत्यु हुई थी 648 में। 606 में उनका राज्याभिषेक हुआ था और 648 में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये इसी के आधार पे यहाँ पे बाण का क्रम निर्धारित किया गया है। और अब आप कहेंगे कि या देखने गए थे क्या, मतलब कि यहाँ पे कौन जानता है कि ये सही क्रम है या कैसा है। तो ये अपने से नहीं बनाया गया है, ये उस समय जो ताम्र दान पत्र बनाए गए थे, जो अभिलेख बनाए गए थे, उसमें इनका वर्णन मिलता है। तो उसके आधार पे 629 से 645 ईस्वी तक भारत में जो भ्रमण करने के लिए चीनी यात्री वेनसांग आए थे, तो वेनसांग ने कुछ किताबें लिखी थी, कुछ उनके संस्मरण थे, तो उनमें इनका उल्लेख मिलता है। उन्हीं के आधार पे इनका उल्लेख जो मिल रहा है, तो उन्हीं के आधार पे इनका कौन सा क्रम बताया गया है? सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वार्ध है। तो ये बाण का कालक्रम निर्धारित किया गया है। बाण किसके समय के थे? तो ये हर्षवर्धन के समय थे, ये हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो ये काफ़ी सरल आपका सवाल है। राम ने किया था, लक्ष्मण ने किया था, अगस्त ने किया था, शिव ने किया था। तो राम के लिए तो कुटी बनाई गई थी, अगस्त का आश्रम था, उन्होंने किया नहीं था। शिव तो आए नहीं थे, तो जाहिर सी बात थी वहाँ पे लक्ष्मण उनके साथ थे, उनके दास बनकर उनके छोटे भाई उनके साथ हमेशा रहा करते थे, उनके सारे कार्य लक्ष्मण ही किया करते थे। तो पर्णकुटी का निर्माण भी लक्ष्मण ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी है, कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है? क्या है कादम्बरी? तो कादम्बरी का आपको मिल जाएगा, जब भी आप पढ़ते होंगे तो साथ में ही जोड़कर बोलते होंगे ना, कादम्बरी कथा। कादम्बरी आख्यायिका आपने कभी नहीं कहा होगा, कादम्बरी कथा सुना होगा। जब हम लोग इंटर में थे तो हमारे समय में कादम्बरी नहीं चल रहा था, चंद्रापीठ कथा चल रही थी। तो चंद्रापीठ पूछे, चंद्रापीठ क्या है? तो चंद्रापीठ कथा साथ में ही लिखा रहता था, किताब के ऊपर ही। कादम्बरी कथा साथ में ही लिखा है, किताब के ऊपर ही लिखा हुआ है कादम्बरी कथा। तो एकदम इजी है, यहाँ पे गलत करने वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कादम्बरी कथा है। और कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित है, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित कथा है। और यह बाणभट्ट की अंतिम कृति है, ये भी जान लीजिए, यह बाणभट्ट की अंतिम कृति है। और प्रथम कृति क्या थी बाणभट्ट की? प्रथम कृति आपको हमने बताया था ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रथम कृति बाणभट्ट की प्रथम कृति कौन सी है? और अंतिम ये है कौन? कादम्बरी। यह कादम्बरी जो कथा थी, यह एक काल्पनिक कथा थी, यह कहीं पे घटित नहीं हुई थी, ये एक काल्पनिक कथा थी। और यह गद्य काव्य, इसे गद्य काव्य की में थी, पद्य में नहीं थी, गद्य में थी। और इसमें चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। इसमें किसके 3 जन्मों का वर्णन मिलेगा आपको? तो चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन मिलेगा। इंटर में आप सभी ने इसे पढ़ा होगा, तो ये आपको अच्छे से याद होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सदाभिमानैक धना हिमानिनः, यह सूक्ति है। तो यह सूक्ति किसकी है? किससे ली गई है? तो रामायण में, शिशुपाल वध में, नल चंपू में या कुमार संभव में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिशुपाल वध में। यह सूक्ति शिशुपाल वध में वर्णित है।
शिशुपाल वध की सूक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? सुबंधु, भारवी, भट्टी या माघ? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन है। चलिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, माघ। शिशुपाल वध के रचयिता माघ है। और एक चीज़ और आपको खास बता दें कि माघ की यही शिशुपाल वध यही मात्र एक ही कृति प्राप्त होती है, अन्यथा उनकी कोई कृति नहीं मिलती है। शिशुपाल वध ये माघ की मात्र एक कृति है और उनकी कोई कृति नहीं प्राप्त होती है। और एक क्वेश्चन आपको बताएं कि यह महाकाव्य बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न कहा जाता है। कौन कहा जाता है? तो शिशुपाल वधम ये महाकाव्य बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न भी माना जाता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है और इसका यह द्वितीय रत्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिया गया ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा जिससे हमारे क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।